हेलो एवरीवन। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जेई मेंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग सीरीज़। तो अभी तक जो भी पेपर हुए हैं मेंस में, मैं उन सारे पेपर को डिस्कस करूँगा इस सीरीज़ में। और वो स्टूडेंट जो जेई मेन एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नीट यूजी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस और आने वाले सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे। सो वीडियो को ज़रूर आप लोग देखेंगे और कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप लोगों ने बेल आइकन पहले प्रेस करना है ताकि सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा जो पहला पेपर है वो 18 मार्च 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का है। सो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कुछ यूँ। यहाँ पे एनिलीन है और एनिलीन का डाइजोटाइजेशन कराया जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं, हम बात करते हैं एनिलीन की। देखिए, अगर एनिलीन को रिएक्शन कराया जाता है NaNO2 और HCl के साथ, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये बन गया प्रोडक्ट एक्स। अगर डाइजोनियम सॉल्ट का अगर हम स्ट्रक्चर होकर बनाए तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। ये जो आपका पहला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा किसके जैसा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। अब इस एक्स को रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, इसके साथ। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ अगर बात करें, अगर एन एंड डाई मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया तो एन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, इस बेंजीन के इस पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो ये जो N प्लस है वो अटैक करेगा इस पैरा पोजीशन पे। बात होती है कि ऑर्थो पे क्यों नहीं अटैक करेगा, ये खुद इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑर्थो पे अगर अटैक करेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट वहां पर नहीं बन पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए इसका अटैक होगा पैरा पोजीशन पे। अब पैरा पोजीशन पे अगर अटैक हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ यूं। तो ये आपका कपलिंग हो जाएगा। ठीक है, ये जो लिंक के थ्रू ये दोनों एरोमेटिक रिंग आपका कपल हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं और ये आपका एजोडाई का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन में। है द आयोनिक रेडियस ऑफ Na प्लस। तो यहाँ पे Na प्लस का आयोनिक रेडियस दिया हुआ 1.02 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ दो और आयंस हमें दिया हुआ है, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस, और इसके साइज को कंपेयर करना है। ध्यान से देखिए, सभी के पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है। मीन्स ये सारे स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम लोग को पता है कि जो जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड बाई ई रेशियो के। चूंकि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, सो ये जेड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो यहाँ से अगर हम Z का अगर कंपैरिजन सबसे पहले करें तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम 3 प्लस के लिए Z का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, देन मैग्नीशियम 2 प्लस एंड देन उसके बाद सोडियम प्लस का। ठीक है, मीन्स अगर हम साइज की बात करें तो एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज का ऑर्डर सबसे कम होगा, देन मैग्नीशियम 2 प्लस एंड देन उसके बाद Na प्लस। मीन्स अगर हम देखें तो Na प्लस का साइज 1.02 एंगस्ट्रॉम है। तो इन दोनों आयंस का जो साइज होगा वो 1.02 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, जिसमें एल्यूमिनियम का सबसे कम और मैग्नीशियम का उससे ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, मीन्स ये होगा कि मैग्नीशियम का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा ज़्यादा और एल्यूमिनियम का उससे भी कम होगा। तो अगर सुटेबल वैल्यू देखेंगे तो आपका सुटेबल वैल्यू एक आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर भी ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू कम है 1.05 0.99, लेकिन फिर भी आपको इस वैल्यू को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है 1.05 एंगस्ट्रॉम वो Na प्लस से भी ज़्यादा बड़ा है। तो Na प्लस से तो उसका साइज छोटा होगा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 2। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए यहाँ पे C2H5MgBr लिया जा रहा है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसे रिएक्शन कराया जा रहा है C8H8O के साथ। अब बोला जा रहा है कि जब इसका रिएक्शन कराते हैं देन उसके बाद जब हम इसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एक A।
और ये ए जो है ये लुकास रिएजेंट हमें पता है HCl और एनाइट्रोस ZnCl2, इसे हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो कहा जा रहा है इस लुकास रिएजेंट से रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, रैपिडली वही रिएक्ट करता है, वही अल्कोहल रिएक्ट करता है, मीन्स ए तो कंफर्म हो गया कि ये आपका अल्कोहल होगा, ठीक है। और चूंकि ये रैपिडली रिएक्ट कर रहा है डेट मीन्स कि ये अल्कोहल 3 डिग्री हो सकता है या स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला अल्कोहल हो सकता है। तो अगर हम 3 डिग्री के लिए सबसे पहले अगर हम जाते हैं ऑप्शन में, ठीक है, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन में 3 डिग्री वाले अल्कोहल के लिए जाते हैं तो ध्यान से देखिए कौन सा यहाँ पे आपका 3 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्ट यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे Cl लग रहा है जो कि आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे आपका Cl अटैच है जो कि 1 डिग्री है, यहाँ पे Cl अटैच है 2 डिग्री है, Cl यहाँ पे अटैच्ड है जो कि 3 डिग्री है। मीन्स इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन जो हो सकता है वो आपका 3 हो सकता है। एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 डिग्री है इसलिए सबसे ज़्यादा, और प्लस यहाँ पे आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस अगर हम लोग लुकास रिएजेंट से इसे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। सो हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट होगा ए के बाद जब एनहाइड्रस ZnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बी होगा वो बी प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे C8H8O और C10H13Cl के स्ट्रक्चर के पीछे अगर चले जाते तो वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता। आप इसको इस तरह से सोच सकते हो कि अगर ये अल्कोहल तो कंफर्म होगा क्योंकि ये लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो जैसे ही रैपिडली का बात होता है तो आप तुरंत 3 डिग्री या तो स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो वैसे देखोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं, हमारा अगला सवाल है reagent 1 naphthylamine and sulfonylic acid in acetic acid is used for the detection of। देखिए हालांकि ऐसे ये जो टेस्ट है ये टेस्ट से हम लोग जो डिटेक्शन करते हैं वो डिटेक्शन करते हैं NO2 माइनस आयन का। तो इसका मैं कंप्लीट आप लोग को रिएक्शन बता दे रहा हूँ कैसे ये कंप्लीट आपका रिएक्शन हो सकता है। तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में NO2 आयन प्रेजेंट है तो हमें इसका डिटेक्शन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एसिटिक एसिड हम लोग ऐड करते हैं। जैसे ही एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा HNO2 और प्लस CH3COO माइनस। अब इस HNO2 को हम लोग फर्दर रिएक्शन कराते हैं सल्फेनिलिक एसिड से। अब देखिए ध्यान से, ये सल्फेनिलिक एसिड क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं सल्फोनिक प्लस एनिलीन, ठीक है। तो इससे स्ट्रक्चर को याद करने में काफ़ी आसानी हो जाता है। तो NH3 प्लस CH3COO माइनस एंड यहाँ पर आपका SO3H, इसे कहते हैं सल्फेनिक एसिड। वो फर्दर HNO2 से रिएक्शन करता है एंड रिएक्शन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका बन जाता है एन डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए एजो लिंक आ गया यहाँ पे CO CH3 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा SO3H और साथ में वाटर रिलीज होता है। अब उसके बाद ये जो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, इस सॉल्यूशन में हम लोग अब ऐड करते हैं क्या, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, क्या 1 नेप्थाइल अमाइन। तो बेसिकली हम लोग को नैप्थलीन बनाना है और 1 पोजीशन पे अमाइन लगा देना है। तो उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने नैप्थलीन बना दिया और इस नैप्थलीन के 1 पोजीशन में हमने लगा दिया NH2, तो ये आपका नाम हो गया 1 नेप्थाइल अमाइन। अब इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ये ग्रुप के बारे में बात करोगे तो ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन बनाकर निकल सकता है और यहाँ पे आ सकता है एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस N के रिस्पेक्ट में कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इसके पैरा पोजीशन पे। तो जब इसके पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा तो एक कपलिंग रिएक्शन बन जाएगा यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया NH2 और इसका हमने कपलिंग करा दिया इसके साथ, ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ये एक्चुअली में ये प्रोडक्ट होता है रेड एजो डाई, ठीक है, जो कि कंफर्म ये प्रेजेंस बताता है कि उस आयोनिक सॉल्यूशन या उसके एक्वा सॉल्यूशन में NO2 माइनस आयन का प्रेजेंस था। तो इस तरह से NO2 माइनस के रिडक्शन के लिए ये टेस्ट हम लोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने सल्फेनिक एसिड सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दिया किसको, HNO2 को, एंड देन उसके बाद नेप्थाइलामाइन से हमने उसका रिएक्शन का कपलिंग करा दिया और रेड एजो डाई हमें मिला, क्योंकि जहां पर भी N डबल बॉन्ड N लिंक से कपलिंग होता है तो वहां पर डाई का फॉर्मेशन होता है, कलर डाई का फॉर्मेशन होगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है, a non-reducing sugar A
हाइड्रोलाइज टू गिव टू रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, बोला जा रहा है टू रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को आप ऐसे डिस्कार्ड कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही मोनोसैकेराइड है। तो ऑब्वियसली जो भी रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बात हो रहा है वो क्या बोला जा रहा है, तुम्हारा हो सकता है पॉलीसैकेराइड हो, डाइसैकेराइड हो, लेकिन वो मोनोसैकेराइड तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब वन थर्ड ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, गैलेक्टोज और सुक्रोज। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल में, सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, लेकिन गैलेक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे C1 और C4 का आपको लिंक मिलता है, लेकिन यहाँ पे C1 और C2 का लिंक आपको मिलता है, और इसीलिए C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो सुक्रोज होता है ये आपका नॉन रिड्यूसिंग होता है, और अगर हम इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या फॉर्म करता है, तो फ्रुक्टोज फॉर्म करेगा और ग्लूकोज फॉर्म करेगा। अब फ्रुक्टोज का अगर हम बात करें तो अगर आप लोग को याद होगा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जिसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का भी इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि ये कंफर्म बताता है कि ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सुक्रोज। आते हैं हमारा अगला सवाल है, देखिए ये सवाल है, इसमें ड्रग से क्वेश्चन है, ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उससे क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका एंटासिड, आर्टिफिशियल स्वीटनर, एंटी फर्टिलिटी और ट्रैंक्विलाइजर, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सा कैटेगरी इसका एग्जांपल हो सकता है। तो अगर हम बात करेंगे एंटासिड की, ठीक है, तो एंटासिड का यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है, सिम्टेडाइन। ठीक है, ये सारा एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा इजीली। ठीक है, और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और हर सेशन में पूछे जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेसिकली आपको यही करना है, जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है उनके सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आर्टिफिशियल अगर स्वीटनर की बात करें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में एक सबसे फेमस आपका होता है एलिटेम। इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग आपका स्वीटनिंग एजेंट होता है, जिसमें कि सुक्रोज का जो लेवल होता है वो वेरी करता है। तो इसलिए अगर हम बात करें इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिटेम। ठीक है, ध्यान से देखिए, एंटासिड जो है वो आपका ए ऑप्शन है और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। तो ए का हमने सेलेक्ट कर दिया क्या, सेकेंड ऑप्शन, और बी का हमने सेलेक्ट कर दिया एलिटेम आर्टिफिशियल स्वीटनर, दैट इज 4। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन से जाओगे तो ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, शुरू के दो ऑप्शन से ही, जैसे कि देखो ए का आपको बोला जा रहा है 2 और बोला जा रहा है बी का 4। देखो ऐसा किसी भी ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन 4 में मिल रहा है तो सी से आप उसको अलग कर सकते हो। सी में बोला जा रहा है एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी जो होता है ड्रग, उसका एक एग्जाम्पल होता है नोवेस्ट्रॉल। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आप बोल सकते हो तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो इस तरह से आप सी के लिए बोल सकते हो 1 का, एंड डी के लिए आप बोल सकते हो 3 का। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन था। उसके बाद आता है ये 7। देखो आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर किसी भी साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो अगर मान लो हमने 1 मोल अगर हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ किया है, तो सबसे पहले ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है, एंड देन ये फर्दर अगर 1 मोल का अगर ये कंज्यूम करता है तो ये फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर दिया है, H2OH प्लस ए मेजर प्रोडक्ट, देन H2OH प्लस देन COH, दैट मीन्स कि ये आपका जो प्रोसेस है ये है आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट आपका हाइड्रोलिसिस है, लेकिन ये जो आपका है यहाँ पे तरीका, ये है आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, दैट मीन्स कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। सो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, तो हमने लिया हुआ है CN, और इसे बोला जा रहा है H2OH प्लस से हमने रिएक्शन करा दिया। सबसे पहले ये क्या बनाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपका A बन जाएगा। इसका फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसलिए हमारा करेक्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अमाइड। सो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd। आते हैं हमारा अगला सवाल है, बोला जा रहा है क्लोरोफिल, विटामिन B12, एंटी कैंसर ड्रग और ग्रब्स कैटलिस्ट। देखिए इसमें होता क्या है ना कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई एक दो आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, तो जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, हमें पता है कि उसमें मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। मतलब मैग्नीशियम जो एलिमेंट है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में। ये स्टैंडर्ड है, तो इसलिए ए का जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने बोला ए का 4।
उसी तरह से अगर हम बात करें विटामिन B12, तो विटामिन B12 की जब हम लोग बात करते हैं तो विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है आपका कोबाल्ट। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा आपका थर्ड। अगर हम बात करें अगला एंटी कैंसर ड्रग, देखो ये तो काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं। एंटी कैंसर ड्रग का एग्जांपल होता है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन दैट मीन्स कि जिसमें प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज करते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पे सी है, वो सी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है। तो बच गया एक ऑप्शन ग्रब्स कैटलिस्ट, जो कि किसके लिए होता है, रुथेनियम के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4-3-2। तो 4-3-2 का सीक्वेंस जो है वो हमें ऑप्शन 2 में मिल रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, आपका ऑप्शन 2। अब आते हैं, हमारा अगला सवाल है। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 में दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया हुआ है, बोला जा रहा है इसको मैच करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट चेक हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हम लोगों को पता है कि अगर KOH अगर अल्कोहलिक होगा तो ये क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को ही फेवर करेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पैलेडियम BaSO4, तो पैलेडियम BaSO4 जो होता है बेसिकली तुम्हारा पैलेडियम को यूज़ कर रहे हैं हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट के साथ। तो ये क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, इसे कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। तो मतलब ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए का आपका हो जाएगा थर्ड। अगर हम बात करें पैलेडियम BaSO4 का, दैट इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 3 और 4 को अगर हम देखने जाएंगे तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन 2। लेकिन अगर आप आगे भी बात करो तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो अगर मान लो हम बेंजीन लेते हैं और अगर इस बेंजीन में अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, किसका, Cl2 का, अगर हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन ऑब्वियसली विग्रस कंडीशन में होता है, तो हर एक के साथ आपका जाके Cl ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं क्या, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एडिशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे जाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो BHC है सी ऑप्शन, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 2। तो सी का आपका हो जाएगा 2। उसके बाद लास्ट आते हैं पॉलीएसिटिलीन। पॉलीएसिटिलीन जो होता है उसे हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं बैटरीज में, तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सो यहाँ से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड। आते हैं, हमारा अगला सवाल है द स्टेटमेंट डाटा 2। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इन स्टेटमेंट में हम लोग को बताना है कि कौन ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है मिथेन लीड्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड द फोटोकेमिकल स्मोक। हमें पता है कि जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका भी एक मेन कंपोनेंट है कौन, मिथेन। अब ग्लोबल वार्मिंग तो एज यूजुअल हम लोग सभी को पता है कि यह मिथेन उसका एक रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं तुम्हारा फैक्टर है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे तो ए बिल्कुल होगा। उसके बाद आते हैं मिथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स। ऑब्वियसली जहाँ पे काफ़ी पैडी एरियाज होता है वहाँ पे मिथेन का जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मिथेन इज अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग गैस दैन CO2। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि CO2 से भी ज़्यादा मिथेन गैस जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। मिथेन इज अ पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक का पार्ट नहीं है मिथेन, क्योंकि वो मिथेन जो होता है वो फोटोकेमिकल स्मोक का पार्ट होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ABC जो है ये सारे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। आते हैं, हमारा अगला सवाल है CaOCl2। ऑब्वियसली ये ब्लीचिंग पाउडर का एक बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है CaOCl2, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसलिए ए का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट सेम, अगर हम हाफ H2O, तो मतलब ये ऑब्वियसली प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, तो इसलिए बी का हम करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं 4। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि एक सीमेंट का बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है, इसलिए सी का हम लोग कह सकते हैं ये सेकेंड। उसी तरह से डी कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरह से बेस है तो एंटासिड का काम कर सकता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 की तरफ जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका 3 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन शो। देखिए C3H6O है, तो C3H6O में अगर हम DU चेक करें तो DU 1 होता है, DO 1 होगा, 3 ही कार्बन है तो 3 कार्बन में तो ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो ये तो नहीं शो करेगा। अगर हम बात करेंगे पोजिशन एंड मेटामेरिज्म, तो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो 1 के लिए हम लोग इसका करेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो कीटोन
और दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं एल्डिहाइड, तो CH2 और एक कार्बन है तो CH3। अब देखिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो शो कर सकता है, लेकिन अगर हम बहुत अगर एक्यूरेटली अगर जाना चाहे तो पोजीशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जैसे मान लो कि सी अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बनाना है तो हमने यहाँ पे कर दिया और हमने यहाँ पे लगा दिया OH। ध्यान से देखो ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे है। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस OH को हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये अभी अगर बात करेंगे तो ये अब सेकेंड पोजीशन पे आ गया। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे OH के रिस्पेक्ट में तो OH यहाँ पर आपका एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, लेकिन ये मेटामेरिज्म जो है वो शो नहीं करेगा, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ, जब दोनों करता है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेट करता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एनटीए ने डिक्लेयर किया है 4, इसलिए 4 आपका ऑफिशियल इसका आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांस NiBr2। ये कॉग्निशन कंपाउंड हमें दिया हुआ है, बोला जा रहा है NiBr2 PPH3 होल ट्वाइस। इसका ट्रांस का स्ट्रक्चर बनाना है। जब भी हम लोग ट्रांस की बात करते हैं तो हमारा एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, तो इसलिए निकल के रेस्पेक्ट में अगर हम दोनों ब्रोमीन को प्लेस करें तो वो कितने डिग्री पे होना चाहिए 180 डिग्री में, और PPH3 को प्लेस करना होगा तो इसे भी हम प्लेस करेंगे 180 डिग्री में। तो यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ट्रांस का। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है मेरिडोनियल। तो जब भी हम लोग बात करते हैं Ma3B3 का मेरिडोनियल स्ट्रक्चर, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो आता है डिजायर, देखो ध्यान से समझना, अगर A जो होगा ये तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो, B तीनों एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो इसे हम लोग कहते हैं फेस, ठीक है, इसे कहते हैं फेशियल आइसोमर। लेकिन अगर मान लो ए और हमने एक पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, बी के साथ, जैसे मान लो हमने ए यहाँ पे कर दिया, किसी एक को भी 180 डिग्री में हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका बन जाता है मेरिडोनियल आइसोमर। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो 180 डिग्री में देखेंगे तो ये एक 180 डिग्री में हमारा दिख रहा है रिएजेंट, उसके बाद एक ऑप्शन में ये दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस वाले का फर्स्ट ऑप्शन, तो ये एक्चुअली में तुम्हारा फेस वाला आइसोमर हो जाएगा, ये फेस का हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरिडोनियल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका 4। आते हैं हमारा अगला सवाल है अ सर्टेन ऑर्बिटल हैड नो एंगुलर नोड। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाता है n-l-1, एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड की बात करें तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज l। सो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि 2 रेडियल नोड होना चाहिए लेकिन एंगुलर नोड नहीं होना चाहिए। एंगुलर नोड दैट मीन्स l का वैल्यू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स कि ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल होगा। अब s ऑर्बिटल में हमें चेक करना होगा किसके लिए, रेडियल नोड्स कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो मतलब ये कि n-l-1 का वैल्यू 2 होना चाहिए और l का वैल्यू क्या है 0 है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3, मीन्स कौन सा ऑर्बिटल हो गया आपका 3s। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सेकंड। आते हैं हमारा अगला सवाल है, देखो बोला जा रहा है अल्कलाइन KMnO4। अगर हम लोग बात करते हैं अल्कलाइन KMnO4 की, तो अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये जो OCH3 का पार्ट है इसे तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे ये CH3 ग्रुप का तो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अल्कलाइन KMnO4 हमने लिया और इसने क्या कर दिया, इसे ऑक्सीडाइज कर दिया COH एंड यहाँ पे OCH3। सो ये आपका प्रोडक्ट बन गया X। तो हमारा ये मेन प्रोडक्ट बन गया, तो इसलिए इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। OCH3 को इसलिए नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता क्योंकि ये O जो है कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है, तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होने के कारण इसे कभी भी ऑक्सीडाइज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप जो होगा जो जुड़ा होगा बेंजीन से, इसे ऑक्सीडाइज वो कर सकता है। आते हमारा अगला सवाल है, इसमें कुछ प्रोसेस का नाम दिया हुआ है और कौन से कैटलिस्ट उन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें डिकॉन्स प्रोसेस की, तो डिकॉन्स प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि हम यूज़ करते हैं किसे CuCl2 में। तो मीन्स ऑप्शन ए के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि एक कैटलिस्ट V2O5 का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे अगर बात करें तो बी का करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो सकता है। हम बात करें क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग ZSM5 का यूज़ करते हैं,
ठीक है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में। ये ऐसे हम लोग का एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है, ZSM 5 का हम लोग यूज़ करते हैं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी का, वो हो जाएगा 1। तो डी का ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑप्शन बच गया 3, वो हो जाएगा। सो 3 4 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1। अब आते हैं, हमारा अगला सवाल है असर्शन रीजन का। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, बोला जा रहा है असर्शन ए है ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर हैविंग टेम्पररी हार्डनेस MgHCO3 इज कन्वर्टेड टू MgCO3। ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस में तो MgHCO3 जिसके कारण टेम्पररी हार्डनेस आता है, तो जब हम बॉईल करते हैं तो ये MgCO3 में नहीं कन्वर्ट होके MgOH होल ट्वाइस में होता है। वो इसलिए क्योंकि जो KSP का वैल्यू होता है MgOH होल ट्वाइस का, ये KSP का वैल्यू कम होता है देन KSP ऑफ MgCO3। तो मतलब ये कि अगर ये इसका KSP का वैल्यू कम होगा तो मतलब इसका प्रेसिपिटेशन का जो टेंडेंसी होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है इन कंपैरिजन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसलिए यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट हो जाता है वो गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द MgCO3, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कम होता है देन MgCO3। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। लेकिन अगर एनटीए की बात करें तो एनटीए कहता है कि सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आप एनसीईआरटी भी फॉलो करोगे तो उसमें सारा जो डाटा दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, आप देख लेना, वहाँ पे क्लियरली आपको KSP दिख जाएगा MgOH होल ट्वाइस का कम है देन MgCO3। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो जरूर बोनस हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा है ही नहीं कि दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स होना चाहिए। सो आते हैं हमारा अगला सवाल, द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड दैट मीन्स PCl3। उसके बाद इसका रिएक्शन कराया जा रहा है फॉस्फेनिक एसिड दैट इज H3PO3। तो जब इनका रिएक्शन होता है तो ये आपका बनाता है H4P2O5। इसका स्ट्रक्चर हम लोग अगर बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा POP डबल बॉन्ड O OH OH H एंड H। देखिए अगर यहाँ पे आयोनाइजेबल अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आते हमारा अगला सवाल है, इन अ बाइनरी कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म अ HCP स्ट्रक्चर। ए जो है वो आपका HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, डेट मीन्स के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। एंड दोज ऑफ एलिमेंट एम जो है वो ऑक्यूपाई क्या कर रहा है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर z का वैल्यू अगर 6 होता है सो टेट्राहेड्रल वॉइड ठीक उसका डबल होता है दैट इज 12। तो m कितना हो जाएगा, बोला जा रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड दैट मीन्स 8। तो करेक्ट आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो M8A6 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा M4A3। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकंड। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द केमिकल दैट इज एडेड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस का, तो इस प्रोसेस में Al2O3 का जो मिक्सचर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं Na3AlF6 जिसे हम कहते हैं क्रायोलाइट। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसे ऐड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि किसका एडिशन होता है, तो ये इसका किसका एडिशन कर रहे हैं हम लोग, क्रायोलाइट का एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला सवाल है X इज अ कोवेलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए X क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, वेयर A एंड X आर सेकेंड रोज एलिमेंट। तो सेकेंड रोज एलिमेंट की बात करते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है BCNOF। आप यहाँ पे बोलोगे कि और भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है जैसे कि लिथियम और बेरिलियम, चलो ठीक है मैं लिख लेता हूँ, लेकिन बोला जा रहा है कोवेलेंट, तो इसलिए इसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है आयोनिक कंपाउंड बना सकता है। एक्सेप्शनल केसेस में जैसे बेरिलियम की बात करें तो वो कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 25 नहीं एक्चुअली ये 2.5 होगा, ये करेक्शन कर लेंगे 2.5 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। इसके लिए अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक तो 15 हो सकता है और एक हो सकता है 13। ठीक है,
सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 और 13 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो कौन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं AX टाइप, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बोरोन का तो ऑब्वियसली वैलेंसी 3 होता है, तो AX टाइप का तो कोई कंपाउंड बोरोन नहीं बनाता है, तो बोरोन को डिस्कार्ड कर देंगे। कार्बन का 4 वैलेंसी होने के कारण इसे डिस्कार्ड कर देंगे। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो A और X दोनों डिफरेंट है, तो एक कंपाउंड NO हो सकता है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 15, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो एक्स टाइप जो कंपाउंड है वो NO हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15 है। नहीं तो आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर से भी देख सकते थे कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो कंफ्यूजन बस यही होता है कि 13 के लिए बात करेंगे तो ये वैसा कोई कंपाउंड नहीं है जो तुम्हारा सेकेंड रो वाले एलिमेंट फॉर्म कर सके, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, NO। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74। सबसे पहले तो हमें कह दिया गया है बफर सॉल्यूशन है, तो बफर सॉल्यूशन है, इसमें pH का वैल्यू दे रखा है 5.74 और बोला जा रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन द बफर इज, यानी कि हमें एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है बफर सॉल्यूशन में जो कि है 1m। तो बोला जा रहा है कि सोडियम एसिटेट का कितना होगा, CH3CONA का कितना होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। डेट मीन्स कि हमसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है और हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। pH का वैल्यू अगर हम देखें तो इसका वैल्यू गिवन है 5.74, pK का भी वैल्यू दे दिया गया है 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना है, तो इसे हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 log x, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या यू कहे सोडियम एसिटेट, तो वो कितना आ गया आपका 10 सर, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि ये जो आपका 21 नंबर से क्वेश्चन है ये एक्चुअली में सेक्शन बी है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप आपका सेक्शन था, जिसमें आप लोग को शायद इस बार 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 10 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। आते हैं हमारा अगला सवाल जो है, ये आपका क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में बोला जा रहा है NOCl2 और रेड तीनों का डाटा दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि अगर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रेट लॉ अज्यूम कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू हमने मान लिया K इंटू NO का हमने ऑर्डर मान लिया A, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर A होगा, एंड Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमने मान लिया B। सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। जैसे हमारा R का वैल्यू सबसे पहला दिया हुआ है 0.18 इज इक्वल्स टू K, NO का हमारा वैल्यू दिया हुआ है 0.1 टू द पावर A, एंड Cl2 की बात करें तो 0.1 टू द पावर B। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया। सेकेंड इक्वेशन अगर हम पुट करें 0.35 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 0.1 टू द पावर A एंड 0.2 टू द पावर B, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो 1.40 इज इक्वल्स टू K इंटू 0.2 टू द पावर A एंड 0.2 टू द पावर B। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 0.18 और 0.35 इसको ऑलमोस्ट 36 लेकर चलते हैं, तो 1/2 इसको हम लोग मान लेते हैं। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 1/2 का पावर B। दैट मीन्स कि यहाँ से B का वैल्यू आपका हो गया 1। अब बात करते हैं इक्वेशन अगर हम लोग 2 और 3 को डिवाइड कर दें, अगर हम 2 इक्वेशन को 3 से अगर डिवाइड कर दें तो 0.35/140, तो 0.35/1.40 हो गया, और यहाँ से आपका K कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका B भी वाला टर्म सारा कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/2 टू द पावर आपका हो गया A। ये आपका 4 टाइम्स आपका कैंसिल हो सकता है, तो 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर A। सो फ्रॉम हियर A इज इक्वल्स टू 2। सो अगर हम बात करेंगे ओवरऑल ऑर्डर की, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आपका A प्लस बी, दैट इज 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3। आते हमारा अगला सवाल है C2H6 C2H4 प्लस H2 द रिएक्शन एंथैल्पी। आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालना है। देखो अगर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, देखो सभी का बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी
बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, तो डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में है C2H6, तो C2H6 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखना चाहे तो CH3 एंड CH3 एंड C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका हो गया C2H6, ये हो गया आपका C2H4 और ये बना रहा है प्लस H2। अब ध्यान से देखो C2H6 है, तो जहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के टर्म में, तो हर एक के बॉन्ड का हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखना होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हमने लिखा Cc प्लस हमने लिखा 336, तो 6 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का हम लोग क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C भी एक है, तो C डबल बॉन्ड C हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस ये आपका CH बॉन्ड अगर हम देखें तो कितना है 4, तो 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH और माइनस हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। यहाँ से इस वैल्यू को देखें तो 6 और 4 ये आपका कैंसिल हो सकता है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमने लिख दिया बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C और प्लस हमने यहाँ पे इसे हम लोग प्लस लिख देते हैं क्योंकि एक साथ हमने माइनस यहाँ पे कर दिया बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, CC बॉन्ड एनर्जी हमें दिया हुआ है 347 प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, तो 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH माइनस C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है 611 और माइनस 436। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये 128 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 128। आते हैं हमारा अगला सवाल है, हाउ मच ग्राम्स ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल मस्ट बी डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस 7.8 ग्राम ऑफ एक्रोलिन। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक तरह से केमिकल इक्वेशन का भी यूज़ करना है। तो देखते हैं तुम्हारा किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि हमने रिएक्टेंट लिख दिया, रिएक्टेंट में यहाँ पर हमारा क्या है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो देखो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल है, तो उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। CH2OH C H2COH, ये आपका हो गया 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अब इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन होने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और H, इसे कहते हैं एक्रोलिन, इसका कॉमन नेम एक्रोलिन है। तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कितना ग्राम हम लोग इसका हाइड्रोक्सी प्रोपेनल लेंगे। तो इसका हमने मान लिया कि x ग्राम हमने लिया, ठीक है। तो x ग्राम लेंगे तो इसके कितने मोल हो गए, तो इसके मोल हो गए x बाई और इसका मोलर मास, इसका मोलर मास दिया हुआ है 74। अब देखो यहाँ पे जो एक्रोलिन बन रहा है वो एक्रोलिन कितना बन रहा है, तो ध्यान से देखो अगर हम लोग इतना मोल लेंगे तो एक्रोलिन भी कितना बनेगा, x बाई 74 ही बनना चाहिएगा। 1 मोल है तो 1 मोल बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका परसेंटेज इल्ड जो है वो 64 है। दैट मीन्स कि इसका 64% 0.64 मीन्स इतना ही प्रोडक्ट इसका बनेगा। अगर 100% इल्ड होता तब ये इतना बनता, लेकिन 64% इल्ड है तो 0.64 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 7.8। ठीक है, बोल रहा है ना 7.8 ग्राम एक्रोलिन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो x बाई 74 इंटू 0.64 इज इक्वल्स टू 78 हो गया। सो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे 16.10 के आसपास आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा अगर नियरेस्ट इंटीजर के बारे में बात करेंगे सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 16। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन हमारा है एक, जिसका हमने स्ट्रक्चर लिख दिया CH2NH2 और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, ब्रोमोमीथेन के साथ, CH3Br के साथ। बोला जा रहा है गेट 23 ग्राम, इसका हमने 0.1 मोल लिया है, ध्यान से देखना। और ये क्या दे रहा है, बेंजाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो बेंजाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दैट मीन्स CH2N, इसके साथ ट्राईमिथाइल आपका लगा हुआ है, मतलब ट्राईमिथाइल हो गया और ये ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा Br माइनस। ठीक है, ये कितना ग्राम है 23 ग्राम। तो बोला जा रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमोमीथेन कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में इसका कितना मोल्स कंज्यूम हो रहा है। देखो सबसे पहले अगर इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना होगा
तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे 3 हम लोग ले सकते हैं। अब ध्यान दो, अगर हम बात करेंगे फॉर 1 मोल बेंजाइलमाइन, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बेंजाइलमाइन, तो बेंजाइलमाइन कितना मोल्स का रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स ऑफ CH3Br इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इसलिए अगर हम बात करें कितना मोल है 0.1, तो 0.1 मोल बेंजाइल अमाइन के लिए रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 0.3 मोल ऑफ CH3Br, इतना का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो 0.3 मोल का रिक्वायरमेंट है, तो इसे क्या लिख रहा है n इंटू 10⁻⁻1, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻1 मोल का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पूछ रहा था, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। देखिए हमारा अगला सवाल है 27, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द K3Cr ऑक्सलेट। तो K3Cr ऑक्सलेट, ऑक्सलेट पे हमें पता है चार्ज जो होता है वो -2 होता है। सो यहाँ से क्रोमियम का अगर हम लोग नेट चार्ज निकाल लें तो 3 + x -6 = 0, सो x = हो गया आपका +3। तो क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करते हैं, आर्गन 4s1 3d5, आफ्टर 3 इलेक्ट्रॉन जब हम लोग रिमूव कर देंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Cr+3 का आर्गन 4s0 एंड 3d, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3। तो 3d 3 का अगर हम लोग देखेंगे स्टेट तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो D2sp3, तो इसके इनर 2 ऑर्बिटल यूज कर लेगा, 4s के 1 ऑर्बिटल यूज कर लेगा और 4p के 3 ऑर्बिटल यूज कर लेगा। तो हमारा 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही रह जाएगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका आंसर 3। अब आते हैं हम लोग का अगला सवाल है 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HA। यहाँ पे HA जो है ये वीक एसिड है तो डिसोसिएट करेगा ये आपका A- और H+ में। बोला जा रहा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है 3.885 डिग्री सेल्सियस है। सो डेल्टा TF का वैल्यू हो जाएगा 3.885 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका हो गया डेल्टा TF का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, मीन्स अल्फा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा TF एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा तो I इंटू KF इंटू M। तो डेल्टा TF का वैल्यू 3.885 दिया हुआ है, I इंटू KF का वैल्यू यहाँ पे मेंशन है वाटर के लिए 1.85 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी का वैल्यू दिया हुआ है 2। सो यहाँ से अगर आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा आपका 1.05। अब देखो चूंकि यहाँ पर डिसोसिएशन का केस है तो हम लोग क्या लिखते हैं I = 1 + n-1 इंटू अल्फा। चूंकि 2 आयन में डिसोसिएट कर रहा है सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, तो I = 1 + अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.05 और चूंकि हमसे परसेंटेज ऑफ अल्फा पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 50%। तो इसलिए आपका इसका करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंपल पूछ रहा है, अगर परसेंटेज पूछता तो 50% हो जाता 10⁻³ सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 50 इंटू 10⁻³ अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 50। बात है हमारा अगला सवाल है फॉर द रिएक्शन 2Fe3+ + 2I - 2Fe2+ + I2 और हमें यहाँ पे E0 का वैल्यू दे रखा है। E0 जो है वो Fe2+ से Fe का वैल्यू हमें दिया हुआ है -0.440 वोल्ट, E0 Fe+3 टू Fe का वैल्यू दिया हुआ है -0.036 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें वैल्यू निकालना है Fe3+ से Fe2+ का, तो Fe3+ से Fe2+ का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से Fe+3 से Fe+2 से Fe, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू को हमने मान लिया E03, इस वैल्यू को मान लिया E01 और इस वैल्यू को मान लिया E02। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे E01 + 2 E02 = 3 E03। 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमें वैल्यू किसका निकालना है Fe+3 से Fe+2 मीन्स E01 का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा 3 E03 -
टू ई नॉट टू, ये वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 0.772 वोल्ट, ये आ जाएगा पहला ई नॉट पर। मीन्स ये जो वैल्यू आया है वो किसके लिए आया है, Fe+3 से Fe+2 के लिए आ गया ये वैल्यू। अब देखो यहाँ पे I- से I2 के लिए भी वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दे दिया गया ये वैल्यू, ये दिया हुआ है 0.539 वोल्ट। सो यहाँ से अगर हमें ई नॉट सेल निकालना हो तो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे Fe+3 से Fe+2 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के टर्म में हो जाएगा ये रिलेशन। सो इसलिए यहाँ से इसका रिलेशन आपका जो ई नॉट सेल का वैल्यू आ जाएगा 0.233, तो आपका ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं -NF ई नॉट सेल। तो n का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 है, तो और यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस से I2, दैट मीन्स कि 2 का एक्सचेंज हो रहा होगा, तो -2 इंटू एफ का वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल इज 0.233। ये वैल्यू को सॉल्व कर दोगे, आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा -45.08 किलो जूल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर नियरेस्ट इंटीजर अगर राउंड ऑफ करके बात करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए था वो -45। सो यहाँ से आंसर आना चाहिए था 45, लेकिन एनटीए ने डिक्लेयर किया है 46, सो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपका बोनस मिलना चाहिए। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन। तो इथेन का कंबशन हो रहा है, तो C2H6 का हम लोग कंबशन करा लेते हैं, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CO2 और H2O, इसे बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 7, तो इसे हम लिख दिया 7/2। बोला जा रहा है ये 3 ग्राम ले रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, इसका हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। सिंपल सा सवाल है, मूल कंसेप्ट का है, ठीक है। देखिए तो C2H6 का यहाँ पे कितना वेट है, तो ये है 30 ग्राम। तो जब हम लोग 30 ग्राम इथेन लेते हैं, ठीक है, सो ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो उस वक्त ये प्रोड्यूस करता है 3 × 18 यानी कि 54 ग्राम जो वाटर है ये प्रोड्यूस करता है। सो अगर हम 3 ग्राम इथेन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 54/30 × 3। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5.4 ग्राम वाटर। सो यहाँ से हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं वाटर का, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपका 5.4/18 ग्राम पर मोल, दैट इज 0.3 मोल। अब इसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 18.066 इंटू 10⁻22। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है राउंड ऑफ करके लिखना द वैल्यू ऑफ x इंटू 10⁻22। सो यहाँ से आपका x इंटू 10⁻22 की बात करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 18, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हमने सॉल्यूशन देख लिया। तो आगे भी हम लोग का जो भी वीडियोस होगा उसमें जो भी रिसेंट हमारा पेपर होगा सभी का डिस्कशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। ओके, थैंक यू।